का स्वागत है। यह वीडियो इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि बाजार में प्राइस कैसे चलता है या कुछ बड़े खिलाड़ियों द्वारा एक विशेष तरीके से कीमतों को कैसे मूव किया जाता है। आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, प्राइस मेमोरी आदि। उनका मतलब यह है कि कीमत एक विशिष्ट तरीके से बार बार कैसे चलती है। सवाल यह है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर या नीचे क्यों जाती है। इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, जैसे कि यह कुछ अच्छी या बुरी खबर हो सकती है, या सरकार कुछ बिल पारित कर सकती है, आरबीआई द्वारा एक नई पॉलिसी, कुछ कानूनी मुद्दे आदि हो सकती है। लेकिन इस सब के केंद्र में एक चीज जो बाजार में हलचल मचाती है वह है कंपनी की अर्निंग्स। भले ही किसी खास स्टॉक से जुड़ी कोई बहुत बुरी खबर सामने आई हो, लेकिन इसका कंपनी की अर्निंग्स पर कोई सीधा असर न हो, तो स्टॉक में कुछ समय के लिए टेम्पररी करेक्शन हो सकता है, लेकिन अंततः यह ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर वोडाफोन आइडिया, येस बैंक जैसे स्टॉक उन खबरों के शिकार हैं जिन्होंने सीधे स्टॉक की अर्निंग्स को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी क्रैश हुई। शेयर बाजार में सामान्य तौर पर मुख्य रूप से दो खिलाड़ी होते हैं। पहले रिटेलर्स हैं और दूसरे हैं इंस्टीट्यूशंस। बाजारों में 90% या अधिक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस द्वारा किया जाता है, जिसका अर्थ है कि बाजार केवल इंस्टीट्यूशंस का एक संग्रह है। इंस्टीट्यूशंस में म्यूचुअल फंड हाउसेज, बैंक्स, ब्रोकरेज हाउसेज, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, हेज फंड्स आदि शामिल हैं। ये कंपनियां बाजार की अधिकांश वॉल्यूम्स के लिए जिम्मेदार हैं और वे ज्यादातर स्टॉक के फंडामेंटल्स पर व्यापार करते हैं। आजकल वे ट्रेडिंग के एल्गोरिथमिक साइड पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग डेली और वीकली चार्ट्स पर बाजार की दिशा को नियंत्रित करता है, और बहुत सारे बड़े इंट्राडे प्राइस मूव्स या प्राइस स्विंग्स को इंस्टीट्यूशंस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लगभग ये सभी इंस्टीट्यूशंस लाभदायक हैं। इंस्टीट्यूशंस को आमतौर पर स्मार्ट मनी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे ट्रेडिंग से भारी मुनाफा कमाने के लिए पर्याप्त हैं और वे हर दिन बड़ी वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग करते हैं। कोई भी ट्रेड तब तक नहीं हो सकता जब कोई इंस्टीट्यूशन ट्रेड का एक पक्ष लेने को तैयार न हो और दूसरी इंस्टीट्यूशन दूसरे पक्ष को लेने को तैयार न हो। रिटेलर्स द्वारा किए गए छोटे वॉल्यूम वाले ट्रेड्स तभी हो सकते हैं जब कोई इंस्टीट्यूशन उसी ट्रेड को लेने के लिए तैयार हो। चलो मैं समझाता हूं। यदि आप एक निश्चित प्राइस पर खरीदना चाहते हैं तो बाजार उस कीमत पर नहीं पहुंचेगा जब तक कि एक या अधिक इंस्टीट्यूशंस भी उस कीमत पर खरीदना नहीं चाहते। इसी तरह आप किसी भी कीमत पर तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि एक या अधिक इंस्टीट्यूशंस वहां बेचने को तैयार न हो, क्योंकि बाजार केवल उस प्राइस पर जाएगा जहां इंस्टीट्यूशंस खरीदने को तैयार हैं और अन्य इंस्टीट्यूशंस बेचने को तैयार हैं। अधिकांश व्यक्तिगत ट्रेडर्स या रिटेलर्स के पास बाजार को मूव करने की कोई क्षमता नहीं है। बाजार केवल एक विशेष प्राइस लेवल तक पहुंचेगा जब एक या एक से अधिक इंस्टीट्यूशंस का मानना है कि वहां बेचने के लिए फाइनेंशियल रूप से लाभदायक है और अन्य इंस्टीट्यूशंस का मानना है कि उस स्तर पर खरीदना लाभदायक है। बिल्कुल सीधी बात है, बाजार में हर टिक पर इंस्टीट्यूशंस खरीद रही हैं और दूसरी इंस्टीट्यूशंस बेच रही हैं, और उन सभी के पास मजबूत सिस्टम्स हैं जो उन ट्रेडों को एग्जीक्यूट करके पैसा कमाएंगी। मुख्य बात जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि आपको हमेशा अधिकांश इंस्टीट्यूशंस की दिशा में ट्रेड करना चाहिए, या जैसा कि पेशेवर कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स को ट्रैक करें, क्योंकि वे नियंत्रित करते हैं कि बाजार कहां जा रहा है, या बस इंस्टीट्यूशंस ही बाजार को चलाते हैं। अब एक मामले पर नजर डालते हैं। आपको एक नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिली जो शुरुआत में पैसा बनाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद काम करना बंद कर देती है। हम में से कई लोग इस स्थिति से गुजरे होंगे। इस मामले का कारण बहुत सरल है। बाजार हमेशा बदलते रहते हैं। यह कभी स्थिर नहीं होता, बल्कि मार्केट्स हमेशा एक चरण से दूसरे चरण में शिफ्ट होता रहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आप आज एक ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का उपयोग कर रहे हैं और आप ऐसा करना जारी रखते हैं, तो किसी पॉइंट पर आप रेंज मार्केट में पैसा खो देंगे। इसी तरह यदि आप एक रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का उपयोग कर रहे हैं और आप कुछ समय के लिए ऐसा करना जारी रखते हैं, तो किसी पॉइंट पर आप ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा खो देंगे। ट्रेडिंग सिस्टम्स की लाभप्रदता साइकिल्स में बदलती प्रतीत होती है। ऐसे समय होते हैं जब ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स अत्यधिक सफल और लाभदायक होती हैं। फिर बाजार ट्रेंडिंग से रेंज प्राइस एक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तभी सभी ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम्स लाभहीन हो जाते हैं और अनुभवहीन ट्रेडर्स नुकसान करना शुरू कर देंगे। यही कारण है कि आप एक ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान बहुत से नौसिखिया ट्रेडर्स को अपने P&L के बारे में डींग मारते हुए देखते हैं, और जब एक रेंज मार्केट आता है तो वे गायब हो जाते हैं।
कुल मिलाकर बाजार 3 चरणों में चलता है। पहला अप ट्रेंड या एडवांसिंग फेज है। दूसरा डाउन ट्रेंड या डिक्लाइनिंग फेज है। तीसरा कंसोलिडेशन फेज है। कंसोलिडेशन फेज को आगे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। आइए देखें कि बाजार एक चरण से दूसरे चरण में कैसे बदलता है। हम एक्यूमुलेशन फेज के साथ शुरू करेंगे। एक्यूमुलेशन फेज तब होता है जब बड़े इंस्टीट्यूशंस किसी विशेष स्टॉक को खरीदना शुरू करते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस भारी मात्रा में धन का सौदा करती हैं, इसलिए उनके ऑर्डर साइज या ऑर्डर क्वांटिटी बहुत बड़ा होने का अनुमान है। जरा सोचिए, अगर वे इतनी बड़ी मात्रा में एक ही ऑर्डर में खरीद लें तो क्या होगा? कीमतों में अचानक रिएक्शन होगी और कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। स्टॉक में पर्याप्त लिक्विडिटी होने पर ही वे एक निश्चित कीमत पर बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीद पाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो ऑर्डर्स को उच्च कीमतों पर एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो बदले में इंस्टीट्यूशंस की लाभप्रदता को कम करेगा। लेकिन वे ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए बल्क ऑर्डर्स देने के बजाय इंस्टीट्यूशंस छोटे छोटे ऑर्डर्स सावधानी से देते हैं। इसे पोजीशन बिल्डिंग कहते हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक्यूमुलेशन फेज के दौरान इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे और चुपचाप अपनी पोजीशंस का निर्माण कर रहे हैं। एक्यूमुलेशन फेज के दौरान बाजार रेंज बाउंड बने रहते हैं और ट्रेंड ट्रेडर्स को नुकसान का सामना करना पड़ता है यदि वे अचानक से एडजस्ट नहीं करते हैं तो। अब सवाल यह है कि आप एक्यूमुलेशन फेज की पहचान कैसे करेंगे? आमतौर पर एक्यूमुलेशन फेज कीमत गिरने के बाद होता है या बस यह डाउन ट्रेंड के बाद होता है। एक्यूमुलेशन फेज को ऐसे क्षेत्र के रूप में भी देखा जा सकता है जहां वॉलेटिलिटी कम है या बुल्स और बेयर्स के बीच इंटरेस्ट की कमी है। आइए अब अप ट्रेंड या एडवांसिंग फेज को समझते हैं। अप ट्रेंड आमतौर पर तब होता है जब कीमत एक्यूमुलेशन फेज से बाहर ब्रेकआउट हो जाती है। अब हम सीखेंगे कि अप ट्रेंड के दौरान क्या होता है। पोजीशन बिल्डिंग के बाद इंस्टीट्यूशंस बाजार को ऊपर ले जाती हैं। इस दौरान बाजार में बुलिश का सेंटिमेंट है। ये इंस्टीट्यूशंस जल्द ही अपने पोजीशंस को क्लोज नहीं करेंगे और न ही अपना प्रॉफिट्स बुक करेंगे। इसका यह मतलब है कि एक अप ट्रेंड महीनों से लेकर सालों तक कहीं भी रह सकता है। यह इस फेज के दौरान है कि ट्रेंड ट्रेडर्स बहुत अधिक लाभ कमा सकेंगे। हम अपकमिंग वीडियो में चर्चा करेंगे कि अप ट्रेंड की पहचान कैसे करें और अप ट्रेंड के दौरान अपने ट्रेड्स को कैसे लें। अभी के लिए हम तीसरे फेज की ओर बढ़ते हैं, जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज आमतौर पर कीमतों में काफी हद तक वृद्धि के बाद होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज एक एक्यूमुलेशन फेज की तरह दिखता है जहां बाजार एक रेंज में रहता है। अब हम सीखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है। इंस्टीट्यूशंस अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स पर लाभ का एक अच्छा हिस्सा बनाने के बाद अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ या बेचना या डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। एक्यूमुलेशन फेज के समान ही इंस्टीट्यूशंस शेयरों को गुप्त रूप से और धीरे धीरे बेचते हैं ताकि कीमत तुरंत न गिरे, जिससे घबराहट की स्थिति पैदा हो। वे अपने पोजीशंस को चुनी हुई कीमतों पर बेचना चाहते हैं। यही कारण है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी रेंज बाउंड है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के दौरान ट्रेंड ट्रेडर्स को नुकसान का सामना करना पड़ेगा यदि वे अपनी स्ट्रैटेजी को तुरंत एडजस्ट नहीं करते हैं तो। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में कीमतों में आसन गिरावट की घबराहट के कारण वॉलेटिलिटी अधिक हो जाती है। बाजार का अंतिम फेज डाउन ट्रेंड या डिक्लाइनिंग फेज है। डिक्लाइनिंग फेज तब होता है जब कीमत डिस्ट्रीब्यूशन फेज से नीचे टूट जाती है। इस फेज के दौरान सेलिंग प्रेशर अधिक होता है और बाजार का सेंटिमेंट बेयरिश में बदल जाएगी। अधिकांश ट्रेडर्स अपने नुकसान को कम करने की कोशिश करते हैं और जो नहीं करते हैं वे इस उम्मीद में लॉन्ग टर्म के निवेशक बने रहते हैं कि कीमतें वापस आ जाएंगी। बाजारों में घबराहट और भय के कारण वॉलेटिलिटी बहुत अधिक हो जाती है। तो यह ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा समय है जो अच्छा लाभ कमाने के लिए बाजार को शॉर्ट कर सकते हैं। चार्ट में सभी फेजेस इस तरह दिखते हैं और यह ध्यान रखना है कि ये सब फेजेस बार बार साइकिल्स के रूप में प्रकट होते रहते हैं और यदि आप उन्हें जल्दी खोज सकते हैं तो आपके पास बाजार के ऊपर एक एज है और अंत में आप एक उपयुक्त स्ट्रैटेजी का उपयोग कर सकते हैं जो उस स्थिति में काम करती है। हम आने वाले वीडियोस में विभिन्न ट्रेंड ट्रेडिंग और रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम यह भी समझेंगे कि बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे तैयार